आप ये बताइए, गोल्डन राइस नाम का जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूस्ड फूड क्या है? फिर गोल्डन राइस उस चावल की वैरायटी को कहा जाता है जिसमें कि विटामिन ए भी, अन्य स्टार्च जैसे खाद्य कंपोनेंट, खाद्य घटकों के साथ उपभोक्ता को मिलेगा। अभी विटामिन ए की मात्रा लगभग शून्य होती है, अर्थात अभी देसी वैरायटियों में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। अब नई टेक्नोलॉजी के द्वारा गोल्डन राइस नाम का एक उत्पादन तैयार किया गया है जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है और उस क्रॉप को गोल्डन राइस नाम से जाना जाता है। यह विकासशील देशों के न्यूट्रिशन को, वहां के बच्चों को न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। अभी भारत में इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। यहाँ पर भारत में अभी कॉटन के अलावा, बीटी कॉटन के अलावा अन्य जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को इजाजत नहीं दी गई है। अब आप एक बहुत सिंपल से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि व्हाट इज द फूड फ्रॉड एंड हाउ टू मिटिगेट द फूड फ्रॉड इन इंडिया। फूड फ्रॉड क्या है और भारत में फूड फ्रॉड को नियंत्रण करने के लिए, समाधान करने के लिए क्या कानून या क्या माध्यम या क्या तरीका उपलब्ध है। देखिए, इस प्रश्न में आप समझिए कि किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ को एक विक्रेता द्वारा या उत्पादक द्वारा या फैक्ट्री वाले के द्वारा या एफबीओ फूड बिजनेस ऑपरेटर द्वारा इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, दिखाया जाता है या बनाया जाता है कि वह मूल प्रकृति का नहीं रहता है। मतलब उसमें या तो मिलावट कर दी गई है या उसमें से कोई पदार्थ निकाल लिया गया है या उसका उपयोग बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया या उसके लिए गलत प्रचार किया जा रहा है कि साहब ये ऑर्गेनिक फूड है, हमारी गायें जो है वो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक दूध देती है, हम उस ऑर्गेनिक दूध को बेचते हैं। तो इस प्रकार की उपभोक्ता को गलत जानकारी देके और गलत प्रक्रियाओं द्वारा खाद्य पदार्थ का विक्रय करना, खाद्य पदार्थ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना फूड फ्रॉड कहलाता है। फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी। खाद्य पदार्थ को विक्रय करने के नाम पे किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी करना फूड फ्रॉड कहलाता है। अब इसको भारत में समाधान के लिए भारत सरकार ने काफी सख्त कानून बना रखे हैं जिनमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एवं उपभोक्ता संरक्षण कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के तहत उपभोक्ता अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकता है, जांच करा सकता है एवं इससे संबंधित मशीनरी, इससे संबंधित खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय के कई तरह के अधिकारी जिनको जिला स्तर पर डीएसओ, जिला रसद अधिकारी एवं एनफोर्समेंट
एनफोर्समेंट ऑफिसर, प्रवर्तन अधिकारी आदि नियुक्त होते हैं जो बराबर इन सब फ्रॉड पे कंट्रोल करने के लिए नजर रखते हैं। क्या आप HACCP हैकअप के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप हैकअप के बारे में हमें कुछ समझा सकते हैं, जनता को कुछ समझा सकते हैं? जी हाँ, हैकअप एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी पूरी भाषा में हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। अर्थात किसी भी खाद्य पदार्थ को खाने से, किसी भी पदार्थ को खाने से जनता को यदि कोई नुकसान होता है तो उसके पीछे हम जो जांच करेंगे उसको हैकअप कहते हैं। हैकअप वह प्रक्रिया है जिसके तहत ये पता लगाया जाता है कि यह खाद्य उत्पादन कब खराब हुआ, कौन सी जगह खराब हुआ था, कौन सी स्टेप में कमी रह गई थी कि इसमें जहर उत्पन्न हो गया, कौन सी जगह प्रक्रिया में सही तरीका नहीं अपनाया गया था जिससे यह खाद्य पदार्थ जनता के खाने के योग्य नहीं रहा, अनसेफ हो गया। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण आप देख लीजिए। गर्मी के मौसम में घर पर महिलाएं दूध 4 बार गर्म करती है। यदि वो दूध को 4 बार गर्म करके नहीं रखे, जहां रेफ्रिजरेटर नहीं है, खुले में दूध रखा जाता है, जैसे होटल वाला, चाय बनाने वाला, ओके, उनको गर्मी के मौसम में 3-4 बार दूध उबाल के रखना पड़ता है। यह एक हैकअप की प्रक्रिया है। अर्थात हैजार्ड, वहां पे बैक्टीरिया जो पैदा हो रहे हैं उस दूध में बार बार दूध को गर्म करके नष्ट किया जा रहा है। यदि वो दूध को बार बार गर्म करके उन बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करेगा तो वह दूध फट जाएगा, वह दूध खाने के योग्य नहीं रहेगा, वह दूध अनसेफ हो जाएगा, वह उल्टी जैसी बीमारी को, अपच जैसी बीमारी को पैदा करने के साथ साथ जहर भी उत्पादन कर सकता है, जिससे अस्पताल में एडमिट होने की स्थिति आ जाती है। तो हैकअप से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमें एक खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किस किस बिंदु पर क्या क्या सावधानी रखनी है, वह कहाँ मिलावट के चांसेस हैं, कहाँ मिलावट के अवसरों से गुजर रहा है, उसको रख रखाव में क्या सब समस्या है, उसको रख रखाव में कहाँ गलती हो रही है, वो कहीं बैक्टीरिया के टच में नहीं आ रहा है, उस पे कहीं गंदे हाथ नहीं लगाए गए हैं, क्या उसको गलत वातावरण में नहीं रखा गया है। ये सब हैकअप के बिंदु हैं जिनको पता करके किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब आप एक बहुत ही साधारण से प्रश्न का जवाब दीजिए कि जंक फूड एंड ऑर्गेनिक फूड क्या है। देखिए, जंक फूड आजकल एक सामान्य टर्मिनोलॉजी है, सामान्य नाम है जो उन खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी भी उपभोक्ता को या खाने वाले उस पदार्थ को खाने वाले व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैट, शुगर या साल्ट प्रदान करते हैं, जिनको HFSS फूड्स भी कहते हैं। इन जंक फूड से बच्चों के स्वास्थ्य पर, खास तौर से स्टूडेंट्स जो इनको खरीदते हैं,
उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनका मोटापा बढ़ जाता है, उनमें एनर्जी की मात्रा कंजर्वेशन ज्यादा होता है। इन सब के परिणाम स्वरूप दिल से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम एवं डायबिटीज, शुगर आदि की बीमारियां पैदा होती है। इसलिए जंक फूड अर्थात पैक्ड फूड, नमकीन मसालेदार चटपटे फूड जो बाजार में उपलब्ध है, उनको खाने के बजाय हमें ट्रेडिशनल खाद्य पदार्थ खाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ट्रेडिशनल खाद्य पदार्थ अर्थात नाश्ते में आप रोटी छाछ लीजिए, उनसे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दही लीजिए, ठीक है। अंडे, देसी पदार्थ जो बनते आए हैं जिनमें फैट, शुगर एंड साल्ट की मात्रा एक निश्चित अनुपात पे होती है, ऐसे पदार्थ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 2, ऑर्गेनिक फूड पे आइए। ऑर्गेनिक फूड आजकल सामान्यतया हर शहर में सुनने को मिल जाता है कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां बेचते हैं, हम ऑर्गेनिक फ्रूट बेचते हैं, हमारे यहाँ जो दूध है वो ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फूड एक ऐसा फूड है जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी एपीडा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित विधियों के अनुसार उत्पादित किया जाता है एवं भारतीय व्यवसाय के लिए एगमार्क द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ प्रमाणित किया जाता है कि ऑर्गेनिक फूड है या नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत सरकार के इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है। ऑर्गेनिक फूड को उत्पादन में सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि पिछले 3 साल से उस खेती में या उस जानवर में या उस जानवर को खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थ में मतलब किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं छिड़का गया है, पशुओं को कोई ऐसी दवाई नहीं दी गई है, एंटीबायोटिक नहीं दी गई है, तो उस पशु से निकलने वाले दूध को ऑर्गेनिक फूड कह सकते हैं। अब इसका नियंत्रण 3 साल तक ये देखना कि आदमी खेत में या पशु के चारे में, पशु के खाद्य पदार्थ में, पशु के वातावरण में एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि उपयोग नहीं किए गए हो, है ना। तो इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को भारत सरकार प्रमाणित करके एक निशान देती है जिसको ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से कहते हैं। वो निशान एग मार्क के निशान की तरह, ISI के निशान की तरह, लोगों की तरह उस खाद्य पदार्थ के पैकेट पर या विज्ञापन में दिया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन नहीं कर रहा है और फिर भी ऑर्गेनिक फूड के नाम से सब्जियां बेचता है, दूध बेचता है, तो वह कानून का उल्लंघन है और उसके लिए भारत सरकार के फूड सेफ्टी एक्ट में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में उचित प्रावधान बनाए गए हैं। आजकल एक चर्चा बहुत ज्यादा दिखाई देती है कि जेनेटिक फूड आ रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्या होते हैं और इनको खाने से जनता को नुकसान है या नहीं? भारत में इसकी क्या स्थिति है? भारत में इसके बारे में का विचार विमर्श आरंभ हुआ था, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? सर,
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ ज्यादातर उन सब चीजों के लिए है, ये शब्द उन सब चीजों के लिए है जहां पर किसी भी फसल को, किसी भी कृषि उत्पाद को मानव के उपयोग में उसकी इच्छानुसार परिवर्तन किया जाता है और उस परिवर्तन के पीछे उस कृषि के उत्पादन में, अर्थात उस फसल में, उस प्लांट में जेनेटिक परिवर्तन किया जाता है। इसको जीएमओ कहते हैं। इसका स्पष्ट सा उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी फसलें पैदा की जा चुकी है जिन पे बीमारियां नहीं लगती है। बीमारियां नहीं लगेगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 8.7 बिलियन हो जाएगी। 8.7 बिलियन जनता को निरंतर खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के लिए, उनको भूख मरी से बचाने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है जो खराब नहीं होते हों, जो कीड़ों द्वारा नष्ट नहीं किए जाते हो और उत्पादन भी बढ़ जाए। उत्पादन बढ़ जाए अर्थात हमारी इच्छा अनुसार हम उसमें ऐसा परिवर्तन कर सके कि वह सब्जी खा रहा है तो उसमें कुछ ऐसी चीज और डाल दी जाए जिससे उसको दूध नहीं पीना पड़े। या वो चावल ले रहा है तो उस चावल में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि उसको चावल के साथ घी नहीं खाना पड़े, विटामिन ए अलग से नहीं लेना पड़े, चावल खाने से ही दोनों काम हो जाए। इन सब परिवर्तन को जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। ओके, विश्व स्तर पर सोयाबीन, मक्का, कॉटन, रेपसीड ऑयल, गन्ना, चुकंदर, चावल एवं बैंगन आदि जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जा चुके हैं। भारत में सबसे पहले बीटी बैंगन के नाम से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लाने की कोशिश की गई थी, जिसको बीटी ब्रिंजल या बीटी बैंगन कहते हैं। सन 2010 में इस बीटी बैंगन पर भारत की पार्लियामेंट में विचार विमर्श हुआ था। बीटी ब्रिंजल का मतलब है बैंगन की वह फसल जिसमें बैसिलस थूरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया गया है और वह उस क्रॉप में, उस फसल में, बैंगन में क्रिस्टल प्रोटीन पैदा करता है। इसकी वजह से वह बीटी बैंगन कई दिनों तक खराब नहीं होता है, उस पर कीड़ों का आक्रमण नहीं होता है और बीटी बैंगन की फसल जो है वह बहुत अच्छी होती है। इस बीटी बैंगन को भारत में उगाने के लिए परमिशन दी जाए या नहीं, पार्लियामेंट में विचार विमर्श किया गया। सन 2010 में जब हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर श्री जयराम जी रमेश थे, उस समय श्रीमती सुनीता नारायणन, जो कि सीएसी की डायरेक्टर है एवं राज्यसभा की सदस्य भी है, उन्होंने इस बीटी बैंगन का काफी विरोध किया और उनको विरोध को जायज ठहरा के बीटी बैंगन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो बीटी बैंगन बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। द क्रॉप
which is having resistance to Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is a spore-forming bacterium that produces crystals protein, cryproteins, which are toxic to many species of insects. इनको खाने से इंसेक्ट में अपने आप ही मर जाता है। मतलब पेस्टिसाइड की दवा, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड बैंगन पर छिड़कने की जरूरत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में कि ये जीएमओ क्या वाकई में जनता के लिए, उपभोक्ता के लिए नुकसानदायक है। अभी इस विषय पर वैज्ञानिक एक राय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जीएमओ फूड के आने से स्थानीय स्तर पर देशी वैरायटियां खत्म हो जाएंगी एवं रेसिस्टेंस बढ़ाने से उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया उपभोक्ता तक पहुंचेगा और उपभोक्ता भी उस बीटी बैक्टीरिया से ग्रसित हो सकता है। उस बीटी बैक्टीरिया के होने की वजह से उसके शरीर में भी कुछ जेनेटिक परिवर्तन हो सकता है। दूसरी चीज, इस प्रकार के ऑर्गेनिक फूड को बनाने में अन्य जातियों प्रजातियों पर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये सब क्रॉप जमीन पर उगाए जाएंगे, वातावरण में उगाए जाएंगे और वहां बीटी बैक्टीरिया भी काम करेगा। वह बीटी बैक्टीरिया अन्य प्रजातियों को, अन्य खाद्य क्रॉप को, अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपके सामने एक प्रश्न आया है, What do you know about CSE and Mrs. Dr. Sunita Narayanan? CSE अर्थात सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट क्या है और श्रीमती सुनीता नारायण कौन है? फूड सेफ्टी से इन दोनों का क्या संबंध है? The answer of this question is the CSE stands for the Center for Science and Environment. ये एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है? जो जनता के हित में काम करते हैं और बिना किसी लाभ और नुकसान के अपनी गतिविधियां चलाते हैं, उनको एनजीओ कहते हैं। जैसे रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, इस प्रकार के एक प्रकार का एनजीओ है। आपके आसपास समाज सेवा के संस्थान होते हैं जो लाभ कम देखते हैं और यथासंभव नुकसान भी नहीं हो, ऐसे कार्य जनता के लिए करते हैं। तो CSE इज ए एनजीओ एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर मिसेस सुनीता नारायणन। डॉक्टर मिसेस सुनीता नारायणन इस संस्थान को चलाते हुए भारत में उपभोक्ता के हित में कई प्रकार के सर्वे का काम करती है। जैसे किस खाद्य पदार्थ में कितना जहर आ रहा है, कितना पेस्टिसाइड आ रहा है, कितना इंसेक्टिसाइड आ रहा है, कौन से खाद्य पदार्थ में मिलावट ज्यादा हो रही है, अंतरराष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फूड्स, इन सब की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब से उपभोक्ताओं के हित पर, किसानों के हित पर, देश की मूल वैरायटीज, मूल बीजों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अर्थात ये एनवायरमेंट, देश के एनवायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए एवं जनता को हानियों से बचाने के लिए CSE नामक एक एनजीओ चलाती है। इनका नाम
आपने 2003 के आसपास जरूर सुना होगा, जब कोका कोला जैसे अंतर्राष्ट्रीय शीतल पेयों में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक मेटल्स इत्यादि, जिनको जहर कहा जाता है, जो सीमा से ज्यादा होने पर जहर के रूप में जाना जाता है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया जाता है और खाद्य कानूनों में भी प्रतिबंधित है, उनकी सीमा निर्धारित है। तो श्रीमती सुनीता नारायण ने 2003 में एक सर्वे करके पाया था कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में जो कोल्ड ड्रिंक बेच रही है, उनमें भारी मात्रा में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की रेजिड्यूड है और भारत के उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य के प्रति बहुत हानि उठानी पड़ रही है। इसीलिए उनके द्वारा उठाए गए इस प्रश्न को पार्लियामेंट में विचार विमर्श किया गया और अन्य जो परिस्थितियां उस समय चल रही थी, उन सबको देखते हुए फिर भारत सरकार ने नया कानून बनाने का निर्णय लिया, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 भी कहा जाता है। ओके।